हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है। पिछली बार मैं आपके साथ डार्विन्स फिंचेस और ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल मैमल्स का एग्जाम्पल लेकर एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में डिस्कस कर रही थी। हमने डार्विन की थ्योरी के बारे में भी बात की कि किस तरह एक नेचुरल इकोसिस्टम में रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों तब तो हमें नेचुरल सिलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी ऑर्गेनिज्म मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करेंगे, खूब सारे यंग वंस होंगे, पॉपुलेशन खूब बढ़ जाएगी और इसके बाद सब आपस में मिलकर मौज से रहेंगे। लेकिन एक रियलिस्टिक सिचुएशन में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पास में अनलिमिटेड फूड और स्पेस हो, चाहे पॉपुलेशन कितने भी बढ़ जाए, कोई दिक्कत ही ना आए। इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन को सीन में आना पड़ता है, क्योंकि एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरतें भी एक सी होंगी और इन सिमिलर रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए उनको करना पड़ेगा आपस में कंपटीशन। तो इस कंपटीशन में जो खुद को सुपीरियर साबित कर देता है, कंपटीशन में जो जीत जाता है, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है और इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने बोला कि कुछ ऐसी वेरिएशंस हैं जो एक पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स को दूसरों से अलग बना देती हैं, दूसरों से सुपीरियर बना देती हैं, उनकी फिटनेस बढ़ा देती हैं। लेकिन ये वेरिएशंस कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में डार्विन ने कोई भी बात नहीं की। इसीलिए अगर हम एवोल्यूशन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने सवाल आता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीसिएशन अकर। जिन वेरिएशंस को तुम एवोल्यूशन का आधार बता रहे हो, आखिर ये वेरिएशंस आई कहाँ से। Even though Mendel had talked of inheritable factors influencing phenotype, मेंडल ने तो बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा भी दिख रहा है वो क्यों है, क्योंकि उसने कुछ फैक्टर्स अपने पिछले जनरेशन से, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, कुछ फैक्टर्स पास ऑन हुए हैं जिसके कारण वो अलग अलग तरह के ट्रेट्स एग्जिबिट कर रहा है, अपने पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है। लेकिन डार्विन नीदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस और केप्ट साइलेंस। इसके बारे में अगर डार्विन को पता भी होगा तो उन्होंने इसे एक्नॉलेज नहीं किया और सीधा सीधा ये बोल दिया कि वेरिएशंस पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं और इन्हीं की फ्रीक्वेंसी में आने वाले चेंज की वजह से एवोल्यूशन हो जाता है। अब इन वेरिएशंस का सोर्स क्या है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये एक्सप्लेन नहीं किया। इसीलिए कई दूसरे लोगों ने भी एवोल्यूशन के मैकेनिज्म के बारे में अपना मत सामने रखा और ह्यूगो डिवरीज नाम के ऐसे ही एक साइंटिस्ट के बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो ह्यूगो डिवरीज in the first decade of the 20th century, based on his work on evening primrose के प्लांट पे उन्होंने काम किया था। He brought forth the idea of mutations, which is a large difference arising suddenly in a population. अब डार्विन का तो कहना था कि जिन वेरिएशंस की वजह से एवोल्यूशन हो रहा है, ये वेरिएशंस पहले से ही पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती थी, खाली इनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। लेकिन डिवरीज नाम ये बोला कि ये वेरिएशंस पहले से ही एग्जिस्ट करती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई चेंज सडनली पॉपुलेशन में आ गया हो, पहले ऐसा कैरेक्टर ना होता हो और अचानक से ये अकर हो गया जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो गया। He believed that it is mutation which causes evolution and not the minor heritable variations that Darwin talked about. तो डार्विन जिन छोटी छोटी हेरिटेबल वेरिएशंस के बारे में बात करते थे उन्हें नहीं, बल्कि सिंगल स्टेप में होने वाले सडन चेंजेस को, म्यूटेशंस को डिवरीज ने एवोल्यूशन का बेसिस माना। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। जरूरी नहीं है कि ये चेंज किसी एक पर्पस से या किसी एक डायरेक्शन में हो। रैंडम चेंजेस जो सडनली अकर हो रहे हैं, अब्रप्टली अकर हो रहे हैं पॉपुलेशन में, इनको डिवरीज ने म्यूटेशन माना। वाइल द डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। डार्विन की वेरिएशंस तो छोटी छोटी हैं, बहुत ही लंबे समय में एवोल्यूशनरी फोर्सेस के एक्शन की वजह से हमें उनमें चेंजेस नजर आते हैं। एवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल, वाइल डिवरीज बिलीव्ड that mutation caused speciation and hence called it saltation. So a single step large mutation, अचानक से एकदम से होने वाला एक large change saltation कहलाता है और डिवरीज का मानना था कि इसी की वजह से एवोल्यूशन होता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने पर हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमारा पहला स्टेप है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को समझना। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे लिए और कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस। अब देखो, सपोज हमारे पी प्लांट में जो स्टेम की हाइट है, प्लांट की जो हाइट है, उसको कंट्रोल करने वाली एक जीन थी, जीन टी। अब उसकी दो एलील थी हमारे पास में, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generations. तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल का क्या कहना है, हमारे पास अगर दो एलील हैं, उन दोनों की अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें कि कितनी बार वो अकर हो रही हैं, वो एलील्स कितने लोगों के पास हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को सपोज दोनों एलील्स की फ्रीक्वेंसी, एक अपने पास डोमिनेंट एलील है बड़ा टी, एक अपने पास रिसेसिव एलील है छोटा टी, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्टिवली हमने पी एंड क्यू मान लिया। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार ये फ्रीक्वेंसी समय के साथ बदलनी नहीं चाहिए। वैसे तो एवोल्यूशन
में होता क्या है, टाइम के साथ ग्रेजुअली जब एलील्स की फ्रीक्वेंसीज बदलती हैं, जब डिफरेंट वेरिएशंस की फ्रीक्वेंसीज बदलती हैं, तभी एवोल्यूशनरी चेंज आता है। लेकिन हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर जीन है, उसकी 2 एलील हैं, तो इन एलील्स की फ्रीक्वेंसी में कायदे से कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पॉपुलेशन पे एक्ट नहीं कर रही है। So Hardy-Weinberg principle stated this using algebraic equations. This principle says that the allele frequencies in a population are stable and constant from generation to generation. क्योंकि द जीन पूल दैट इज द टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब भाई जीन पूल तो बदल नहीं रहा, कोई पॉपुलेशन में दूर दूर से नए लोग तो आ नहीं रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, पॉपुलेशन वही फिक्स्ड है, उसमें ही आपस में इंटरब्रीड कर करके पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे में अगर रैंडम ब्रीडिंग चल रही है, आपस में रैंडम मेटिंग चल रही है, तो एलील की फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। और अगर मैं आज एलील की फ्रीक्वेंसीज देखूँ, हमारे पास 2 एलील हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आज देखूँ, तो कई जनरेशन्स बाद अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूं तब भी मुझे सेम ही मिलनी चाहिए हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, किसी एक दिशा में एलील फ्रीक्वेंसीज को बदलने की कोशिश नहीं कर रही है, तो ऐसे में हमारी एलील फ्रीक्वेंसीज हमेशा इनडेफिनेटली कांस्टेंट रहनी चाहिए। नाउ सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। ये तो बात है, हमारे पास 2 एलील थी, 2 ही हैं, कोई तीसरी तो नहीं है। अगर हम एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील लेके चलें, पेयर्ड एलील्स लेके चलें, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी P और Q है, तो P + Q = 1 आना चाहिए, क्योंकि इनके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं, कोई तीसरी एलील तो है नहीं इस जीन की। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 100% आ जाएगा, P + Q = 1। तो ये वाली बात हमको याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन हमें माइंड में रखनी है। बस 1-2 ही इक्वेशंस हैं जिनको अगर आप अपने ध्यान में रखोगे तो हार्डी वीनबर्ग वाला कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते चले जाओगे। बस इसके बेसिस को समझ लो कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्यों होता है और किस बेसिस पे होता है, और जब नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। So, individual frequencies for example can be named P and Q. हमने P and Q नाम रख दिया इन दोनों का। In a diploid, P and Q represent the frequency of both the alleles. P एक डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है, Q दूसरी रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम अब डिफरेंट जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी को देखें, देखो अपने पास 2 तरह की एलील थी, अब इसमें कितने तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं जरा बताओ? 3 तरह के जीनोटाइप होंगे या नहीं होंगे? सबसे पहले तो हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि किसी के पास दोनों ही कैपिटल T हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास दोनों ही स्मॉल t हो, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही एलील्स किसी के पास प्रेजेंट हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल T भी और स्मॉल t भी। तो यानी 2 एलील अगर हमारे पास किसी जीन की हैं तो 3 तरह का जीनोटाइप बन सकता है। अगर हमारे पास P और Q दोनों एलील्स की फ्रीक्वेंसी थी, तो इन जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारी कैपिटल T एलील की फ्रीक्वेंसी हमारे पास P आ रही है, तो 2 बार इसी एलील के अपीयर होने की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए हम P × P कर देंगे। तो यानी हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी P² हो गई। उसी तरह से रिसेसिव एलील के लिए जो होमोजाइगस जीनोटाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी हम Q² ले लेंगे, और हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी हम 2PQ ले लेते हैं। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन के तैयार होती है, P² + 2PQ + Q² = 1। अब इन तीनों जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करके हम = 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ना, हमने जब P + Q = 1 किया तब हमने इसीलिए किया क्योंकि P और Q के अलावा कोई तीसरी एलील तो है नहीं। उसी तरह से जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी भी है। 3 तरह के जीनोटाइप हमारे पास पॉसिबल थे, उन तीनों की हमने फ्रीक्वेंसी ले ली और उसको जब ऐड किया तो हमारे पास उनका बराबर 100% आना चाहिए, उनको ऐड करके 1 आना चाहिए, क्योंकि कोई इन तीनों के अलावा चौथे तरह का जीनोटाइप तो है नहीं। इसीलिए इन तीनों की फ्रीक्वेंसी ऐड करके भी हमें 1 मिल जाएगा। अच्छा, अगर तुम P² + 2PQ + Q² को देखोगे तो असल में ये P + Q का होल स्क्वायर ही तो है, इसी का तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो इन्हीं दोनों तीनों इक्वेशंस को लेकर सारे न्यूमेरिकल्स तुम सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो नोट कर लो। तुम्हें एक तो ये याद रखना है कि P + Q = 1, दूसरी चीज P² + 2PQ + Q² = 1, और इसी को P + Q का होल स्क्वायर = 1 भी लिख सकते हो। बस इन्हीं तीनों इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें P या Q में से किसी ना किसी की वैल्यू तो इनडायरेक्टली पता लगी जाएगी, और एक की पता लग जाएगी तो दूसरे की निकालने में तुम्हें कितनी देर लगेगी। अगर P की वैल्यू पता है और P + Q = 1 भी पता है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस में
पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल्स जिसमें हम अटक जाते हैं। लेकिन अब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की ज़रा सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर इक्वेशन सॉल्व करवाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इन इक्वेशंस का असल में मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। So when frequency measured differs from expected values, the difference indicates the extent of evolutionary change. अब ये तो हम जानते ही हैं कि नेचर में एवोल्यूशनरी फोर्सेस हमेशा ही एक्टिव रहती हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई पॉपुलेशन शांति से बैठी रहे और उसमें एलील की फ्रीक्वेंसीज चेंज ना हो। एलील की फ्रीक्वेंसीज तो चेंज होंगी, नेचर किसी ना किसी को अपना फेवरेट बनाएगा जिसकी फिटनेस सबसे ज़्यादा होगी, और जो एलील उस फिटनेस को एक्सप्रेस कर रही है, जिस एलील की वजह से वो फिटनेस मिल रही है, उस एलील की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो हम यही देखते हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदल रही है, कांस्टेंट है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल है, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलेंगे कि वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। लेकिन असल में कभी हकीकत में ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि एवोल्यूशनरी फोर्सेस तो हमेशा ही एक्टिव हैं। कई सारे फैक्टर्स हमेशा ही नेचर में रहते हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते रहते हैं, और जो हमारे पास में इक्वेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हमें रियल वैल्यूज़ नहीं मिली, कायदे से इक्विलिब्रियम में जो पॉपुलेशन है, जो स्टेबल पॉपुलेशन है, उसमें यही मिलना चाहिए हमको। लेकिन ये वैल्यूज़ जितनी डिविएट करेंगी, जितनी वेरी करेंगी, हमारी इक्वेशन जितनी गलत होंगी, उतना ही हम समझेंगे कि एवोल्यूशनरी चेंज तेज़ी से हो रहा है। So disturbance in genetic equilibrium or the Hardy-Weinberg equilibrium, that is a change of frequency of alleles in a population, would be interpreted as resulting in evolution. अगर Hardy-Weinberg equilibrium disturb हो गया, Hardy-Weinberg वाली equation गलत हो गई, उससे हमारी real value deviate कर गई, तो समझ जाओ कि evolution क्यों हो रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन जब होता है तभी एलील की फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं। यही तो डार्विन ने हमको बताया कि कुछ वेरिएशंस की फ्रीक्वेंसी समय के साथ बढ़ जाना, कुछ एलील्स की फ्रीक्वेंसीज का चेंज हो जाना, कुछ एलील्स को नेचर का सिलेक्ट कर लेना, यही एवोल्यूशन का बेसिस बनता है। नाउ देयर आर 5 फैक्टर्स नोन टू अफेक्ट हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते रहते हैं। पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। पहली बात हम लेके चले कि हमारा जीन पूल कांस्टेंट रहना चाहिए और रैंडम मेटिंग होनी चाहिए आपस में पॉपुलेशन में। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल या नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है। लेकिन अगर जीन माइग्रेशन हो गया, जीन फ्लो हो गया, यानी अपनी पॉपुलेशन को छोड़ के कोई बाहर जा रहा है या किसी दूसरी पॉपुलेशन से कोई हमारी पॉपुलेशन में आ रहा है, तो वो तो नई नई एलील लेके भी आ सकता है। इसीलिए एलील फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं इस तरह की मूवमेंट से, और हमारा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक फैक्टर आ जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। जेनेटिक ड्रिफ्ट से हमारा मतलब है कि सडनली किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी चांस इवेंट की वजह से एलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ गया। सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन थी कीड़ों की, जिसमें से 10 की पॉपुलेशन ले लो, एग्जाम्पल ले लो, जिसमें से 5 कीड़े हमारे नीले कलर के थे और 5 लाल थे, तो यानी दोनों एलील्स की फ्रीक्वेंसीज करीब करीब बराबर है। हमें दोनों ही कैरेक्टर्स बराबर फ्रीक्वेंसी में देखने को मिल रहे हैं। अब सपोज वहाँ पर टहलता टहलता कोई हाथी आया और उसने इन कीड़ों के ऊपर पाँव रख दिया, तो बाय चांस हमारे नीले कीड़ों में से 4 मर गए और लाल कीड़े जिंदा रह गए। अब इस एक्सीडेंट की वजह से, इस सडन घटना की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी एलील फ्रीक्वेंसी जो कि स्टेबल चल रही थी, बराबर बराबर चल रही थी, नीले और लाल आपस में मिलके रह रहे थे, उसमें से नीले वाले तो बहुत कम रह गए और लाल वालों की ही पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अचानक से कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से अचानक से एलील की फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं। इसके बाद म्यूटेशन, यानी जेनेटिक लेवल में आने वाला, डीएनए में आने वाला कोई चेंज, एक सिंगल स्टेप में आने वाला लार्ज चेंज जिसे डिवरीज ने कहा था। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा होता ही रहता है, एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो भाई, कुछ फैक्टर तो ऐसे, जीन माइग्रेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ समय तक ये ना हो, लेकिन बाकी म्यूटेशन होती ही रहती है। नेचर में ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन का कारण बन सकते हैं, और डीएनए सीक्वेंसेस में कुछ ना कुछ चेंज या डीएनए में कुछ ना कुछ एरर तो आ ही सकता है, तो म्यूटेशन तो होनी ही है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होना है, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा। और नेचुरल सिलेक्शन यानी एवोल्यूशन की फोर्सेस तो हमेशा नेचर में पोटेंट रहती ही हैं। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कुल मिला के एक सपना है। कभी भी किसी पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन लगातार लंबे समय तक कांस्टेंट नहीं रह पाती, क्योंकि कुछ एलील्स ऐसी होंगी जो बेनिफिशियल वेरिएशन, सुपीरियर वेरिएशंस प्रोड्यूस करेंगी, और आने वाले समय में इसी की फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी जो वेरिएशंस बेनिफिशियल नहीं है, जो कोई फायदा नहीं दे रही, जो फिटनेस नहीं बढ़ा रही, समय के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। तो एलील फ्रीक्वेंसीज बराबर नहीं रहती, क्योंकि नेचर सब एलील्स को बराबर नजरों से नहीं देखता, इक्वालिटी से नहीं देखता। नेचर
अपने फेवरेट एलील्स का, फिटनेस बढ़ाने वाली एलील्स का सिलेक्शन करता है, सर्वाइवल को एनेबल करने वाली एलील्स का सिलेक्शन करता है और इन्हीं की फ्रीक्वेंसी को बढ़ने देता है. So, when migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original as well as the new population. New genes and alleles are added to the new population and lost from the old population. इसी को gene migration हमने बोला. If the same change occurs multiple times, there would be a gene flow. तो अगर इसी तरह का जीन माइग्रेशन बार बार होता रहे, रिपीटेडली होता रहे, तो इसको हम जीन फ्लो कह देंगे. Now, if such a change occurs by chance, it is called a genetic drift. एलील फ्रीक्वेंसीज में किसी चांस इवेंट की वजह से, जैसे कीड़ों और हाथी वाले एग्जाम्पल में हमने देखा, अचानक से कोई चेंज आ गया, तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. अब देखो ना, हमारे जो कीड़ों की पॉपुलेशन रह रही थी उसमें दोनों तरह के मिलते हैं, ब्लू और रेड, दोनों कलर के बीटल्स हमको मिल रहे थे सपोज. लेकिन ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से नीलों की फ्रीक्वेंसी एकदम से घट गई और सारे लाल ही लाल हो गए. तो अब जो ब्लू कलर के कीड़ों में कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो कैरेक्टर्स वो एग्जिबिट कर रहे थे, ये कैरेक्टर्स तो उन्हीं के साथ खत्म हो गए. अब नीला वाला एक जो रह भी गया था वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? अगर उसे एक और रिप्रोड्यूस करने के लिए मेट मिल भी जाता तो वो रिप्रोड्यूस कितना धीरे धीरे कर पाएंगे. तो नीले वाले कीड़ों की पॉपुलेशन कुल मिला के इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से कम हो गई और अब आने वाले टाइम में इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो जाएगी. तो ऐसा लगेगा कि जो रेड वाले हैं वो एक अलग ही पॉपुलेशन बना चुके हैं जिनमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इन्हीं को हम फाउंडर कहते हैं. जब एक पर्टिकुलर एलील फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उसी को एग्जिबिट करने वाले, उसी एलील को पोजेस करने वाले जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर इंटरब्रीड करके एक नई पॉपुलेशन बना देते हैं जो पुरानी पॉपुलेशन से इतनी अलग होती है कि उसको एक दूसरी स्पीशीज हम मान सकते हैं. अगर बहुत जनरेशन्स के बाद, लंबे समय के बाद आप इस नीले बीटल को रेड बीटल्स की पॉपुलेशन से मिलवाओ तो हो सकता है वो आपस में इंटरब्रीड ही ना कर पाए, यानी एक अलग स्पीशीज वो बना दें. So sometimes the change is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founders and this is called founder effect. जब एक population इनमें से किसी event की वजह से इतनी change हो गई, उसमें frequencies इतनी बदल गई कि आगे जाके कुछ generations के बाद एक नई species को उन्होंने जन्म दे दिया. Now, microbial experiments show that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotypes. तो जिस तरह से plants और animals में evolution का effect हम देखते हैं, वैसे ही microbes में भी हमको नजर आता है. Over few generations, this would result in speciation. Natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave larger number of progeny. ये तो हम जानते ही हैं कि जो survive करेगा उसकी फिटनेस ज़्यादा होगी और जिसकी फिटनेस ज़्यादा होगी वही रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी ज़्यादा शो करेगा, वही ज़्यादा यंग वंस प्रोड्यूस कर पाएगा. A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift results in changed frequency of genes and alleles in future generation. Coupled to enhance reproductive success, natural selection makes it look like a different population. अब नेचुरल सिलेक्शन जो एक पॉपुलेशन में अकर हो रहा है वो 3 तरह के चेंजेस कॉज कर सकता है. सपोज हम साइज की बात करें, एक पॉपुलेशन है जिसके मेंबर्स में सबका काफ़ी अलग अलग साइज है, कोई बहुत बड़े साइज के हैं तो कोई बहुत छोटे साइज के हैं, काफ़ी वेरिएशन है तो कोई मीडियम साइज के हैं. अब अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें, इसमें क्या बोल रहा है, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर द मीन कैरेक्टर वैल्यू. तो समझ लो कि कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो मीडियम साइज के हैं उनको ही सबसे ज़्यादा फेवर कर रहा है नेचर. नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजेशन कब होगा, जहाँ पर मीन कैरेक्टर वैल्यू आ जाती है. यानी अगर साइज का एग्जांपल हम लें तो सोचो जो छोटे साइज के हैं प्रेडेटर उनको भी आसानी से पकड़ लेता है, आसानी से दबोच लेता है. जो बहुत बड़े साइज के हैं वो भी भाग नहीं पाते, बच नहीं पाते, तो उनको भी पकड़ लेता है. जो मीडियम साइज के हैं वो यहाँ पर सपोज आइडियल हैं, प्रेडेटर से बचने में वो समर्थ होते हैं. तो ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन स्टेबलाइजेशन करेगा. क्या होगा, धीरे धीरे बहुत बड़े साइज वाले की भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बहुत छोटे साइज वाले भी कम मिलेंगे और मीडियम साइज के उस पॉपुलेशन में धीरे धीरे ज्यादा मिलने लगेंगे और पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, मीन कैरेक्टर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. तो ये एक स्टेबलाइजेशन चेंज हो गया. अच्छा, डायरेक्शनल चेंज भी हो सकता है. डायरेक्शनल चेंज क्या है कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू. अब ऐसा सोचो कि जो छोटे साइज के हैं वो तो आसानी से छुप जाते हैं, प्रेडेटर से बच जाते हैं,
क्योंकि प्रेडेटर के अगेंस्ट खुद को डिफेंड करने का और कोई ऑप्शन सपोज इनके पास नहीं है। सपोज ये एक हर्बिवोर है जो किसी तरह से खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, तो ऐसे में छोटे साइज वाले तो खुद को कंसील कर लेंगे, प्रेडेटर आसानी से उनको स्पॉट नहीं कर पाएगा। अब जो मीडियम साइज के थे और बड़े साइज के थे वही पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा, यानी छोटे साइज वालों को नेचर फेवर करेगी, नेचुरल सिलेक्शन होगा उनका, छोटे साइज वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और जो बाकी साइजेस हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगेंगे, फ्रीक्वेंसी उनकी घटने लगेगी। अच्छा, डिसरप्शन भी हो सकता है व्हेन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस मीन्स कि छोटे और बड़े दोनों ही बच जाएंगे और बीच वाले बेचारे नेचर में सबसे पीछे रह जाएंगे। इसका भी कोई भी कारण हो सकता है, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि जो बड़े साइज के हैं वो प्रेडेटर से बच जाते हैं, क्योंकि प्रेडेटर से भी अगर उनका बड़ा साइज है तो प्रेडेटर उनको अटैक ही नहीं करता। हो सकता है जो छोटे वाले हैं वो आसानी से छुप जाते हैं और सिर्फ बीच वाले ही बच जाते हैं, मीडियम साइज वाले ही बच जाते हैं जिनको प्रेडेटर दबोच लेता है। तो अपनी सराउंडिंग्स की कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग वेरिएशंस फिटनेस देती हैं या फिटनेस रिड्यूस करती हैं, और इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन इनमें से किसी भी दिशा में वर्क कर सकता है। स्टेबलाइजेशन भी कर सकता है कि मीन कैरेक्टर वैल्यू दे दे, डायरेक्शनल चेंज भी दे सकता है कि हमारी एक्सट्रीम वैल्यू दे दे, या तो छोटे साइज या बड़े साइज को फेवर करे, और पेरिफेरल कैरेक्टर दोनों ही फेवर भी किए जा सकते हैं जैसा कि डिसरप्शन में होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन किसी भी दिशा में काम कर सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा कैरेक्टर दिखने में अच्छा है। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा कि जिसकी फिटनेस ज़्यादा है, जिसका सर्वाइव करने का चांस ज़्यादा है, वही एवोल्यूशन की रेस में जीत जाएगा। तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की मदद से आई होप कि एलील्स का क्या रिलेशन है एवोल्यूशन के साथ ये हम समझ गए होंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ वेरिएशंस की बात कर रहे थे, मेनली फिनोटाइप की बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्म क्या क्या कैरेक्टर्स एग्जिबिट कर रहा है। पहली बार हम जीनोटाइप के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हार्डी-वीनबर्ग के टॉपिक में। इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आती है, ये जो मैंने आपको इक्वेशंस बताई हैं इनको माइंड में रख लो, और उसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करो, मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। और आज के लिए चलो इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम एवोल्यूशन के बारे में, अर्थ पे किस तरह से लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुए हैं उसकी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे, और एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में भी आने वाले टाइम में बात करेंगे। चलिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।